MD, Dayal Group of Companies, Chairman, Covert Global School. Rajesh Singh is a name not just at the UP level but at the national level, and not just these two projects. You've been doing several projects. So आपकी जो humble beginning वाराणसी से हुई, you were born and brought up in Varanasi. Tell us something about, how was your childhood, your educational qualifications. कैसे कैसे आपने वाराणसी से उत्तर प्रदेश तक का सफर शुरू किया और उत्तर प्रदेश से लेके अब आप नेशनल लेवल पे भी जाने जाते हैं अपने कार्यों की वजह से. बहुत सामान्य परिवार में जन्म हुआ हमारा. फादर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इंडियन ऑयल में थे, लेकिन वो जहाँ रहते थे वो पूरे बनारस की सबसे बिजनेसमैनों की कॉलोनी थी. अच्छा. तो लगभग सबके पास गाड़ियां थी, सबके फादर्स के पास गाड़ी थी. हमारे फादर स्कूटर से चलते थे. तो हमें इस बात का कष्ट हमेशा से रहा कि मेरे फादर का उतना रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए. तो हमें बचपन से ये जिद आ गया था कि हमें बिजनेस करना है और अपने फादर का नाम रोशन करना है. बहुत अर्ली एज से, जब हमको लगता है कि बहुत छोटे थे हम, तो हमको ये लग गया था कि हमें अपने फादर के नाम के लिए आगे बढ़ना. और उसी के नाम के आगे फिर हमने जो अपनी कंपनी बनाया उसको दयाल ग्रुप नाम दिया. जितने भी प्रोजेक्ट किए सब दयाल नाम से किए, फादर का हमारे नाम है. तो हमें लगता है कि काम करते गए और होता गया. तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने वाराणसी में ही शुरू किया. आई थिंक लो कॉस्ट पे लोगों को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दिलाना और बाकी चीजें वहीं से शुरुआत हुई. नहीं, उसके बाद बनारस के बाद हम लखनऊ आए और यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हमने. ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से. उसी दरमियान हमारा लव मैरिज हुआ. अच्छा. लव मैरिज होने के बाद फिर भाई उस समय तो ऐसा था नहीं कि कोई पैसा था, तो बिजनेस स्टार्ट करना या कुछ पैसा कमाना जरूरी था. तो सबसे पहले हमने कोयले का बिजनेस स्टार्ट किया. अच्छा. बनारस चंदासी में, चंदासी एक जगह है जो एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मंडी है. तो स्कूटर से हम सुबेरे जाते थे और शाम को जब लौटते थे तो चेहरा ऐसा होता था जैसे वाइफ भी हमारा चेहरा नहीं पहचान सकती. ट्रक पर चढ़ के खुद कोयला बेचना, वहां से हमने अपने जीवन की शुरुआत की. और फिर जो है रियल एस्टेट में आए, जमीन का काम करना शुरू किए. ऐसे बढ़ता गया. तो रियल एस्टेट के बारे जो शुरू आपने काम किया, उसके लिए फैमिली तो कोई बैकग्राउंड थी नहीं क्योंकि फादर जो थे आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. तो ये ख्याल कैसे आया कि रियल एस्टेट में ही पैर जमाना है या उसी का काम करना है? एक बात बताऊं आपसे कि कोई भी आदमी जितना इंटेलिजेंट बने, बहुत चीजें जो हैं ईश्वर के हाथ में है जी. और ईश्वर डिसाइड करता है. मैं आने वाले जनरेशन को भी बताना चाहता हूं, हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नियत जो है ईश्वर डिसाइड करता है जी. और बाद में भले हमें ये अहंकार हो जाए कि ये हम अपने काबिल हैं, क्योंकि आप खुद सोचो एक पेट्रोल पंप पर तेल डालने वाला आदमी दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा, ये किसी मैनेजमेंट में नहीं सिखाया जा सकता. तो मैं भी कोई श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा. ईश्वर ने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, काम करते गए, और उस समय ये समझ में आया कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती है. आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हो तो वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर लेते हो, नहीं तो आप जो है झटका खा जाते हैं. तो बस काम करते गए. So, रियल एस्टेट के साथ साथ आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एक्सप्लोर किया? नहीं, पहले हमने वो शुरू किया, कोयले का काम शुरू किया जी. कोयले काम के बाद रियल एस्टेट शुरू किया. रियल एस्टेट के बाद हमने फिल्म बनाई. 2 फिल्में आपने? 2 फिल्में बनाई और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को टैक्स फ्री किया. फरेब बनाए थे, फरेब, और जिसमें डायरेक्टर जो है दीपक तिजोरी था जी. दूसरी जो है अनवर बनाए थे जिसमें मनीष झा था, मनीषा गोरेला थी. तो दोनों बहुत अच्छी, और दोनों के गाने भी बहुत सुपर हिट थे. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी म्यूजिक का बहुत शौक है, लगाव है. हम आपको एक किस्सा बताएं जी. जब हम क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे बनारस में, तो हम निकाह पिक्चर देखने गए जी. तो उसमें बहुत अच्छे गाने लगे हमें कि उस समय के बहुत हिट गाने थे, दिल की आरज़ू है कोई दिलरुबा मिले, ये सब. तो हम जब बॉम्बे गए तो हमने कहा यार हमको गाना जो है उन्हीं राइटर से लिखवाओ. मतलब पढ़ते समय हमने ये तय कर लिया था कि अगर हम कभी फिल्म बनाएंगे तो इस राइटर से गाना लिखवाएंगे. फिर जब बॉम्बे गए तो हमने वो कैसेट मंगाया, उसका CD मंगाया. हमने देखा कि लिरिक राइटर कौन थे, तो पता चला कि हसन कमाल साहब. हमने बोला हसन कमाल साहब कहाँ मिलेंगे? सोचो आपने बचपन की जिद को वहां तक हमने कैरी किया था. तो हसन कमाल साहब तो बोले लोग क्या वो लिखते नहीं है, वो घर पे रहते हैं. हम घर पे गए उनके, हमने बोला हसन कमाल साहब आपसे ले, तो कहा बेटा हम लिखते नहीं है अभी. हमने कहा लेकिन हमारे बचपन का विषय आपसे गाना लिखवाना. तो उन्होंने गाना लिखा. तो अनवर का वो वाला गाना मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है जी. वो उन्हीं का लिखा हुआ गाना है, काफी पॉपुलर भी, बहुत पॉपुलर. और हमको हमारा तो फेवरेट सॉन्ग वही था.
तो उसे लिख पाएगा ना। आने वाले टाइम में कोई और फिल्में आपकी हम देखेंगे? अभी तो नहीं लगता। अब लगता है कि वो एक रील की दुनिया या सपनों की दुनिया से अलग हटके अब यथार्थ का जीवन जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कोई काम हम जो करते हैं पूरे दिल से करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाफ हार्टेडली कोई काम किए और छोड़ के हट गए। तो अभी जो कर रहे हैं, जैसे बच्चों की जो मुस्कुराहट है उसमें अपना जीवन तलाश रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। तो जबरदस्ती का वो सब हमें मुस्कुराहट अच्छा नहीं लगता, नकली मुस्कुराहट वो सब देख के। कुवर्स ग्लोबल स्कूल की बात करें, जैसा कि आपने बच्चों की बात की और बच्चों में आप अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो कुवर्स ग्लोबल स्कूल की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने इसके बारे में सोचा? इस फील्ड को कैसे आपने एक्सप्लोर किया? हमारे जैसे तमाम लोगों की ये स्टोरी है कि जब संघर्ष का जीवन रहता है तब हम लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते जी। और चूंकि हम लोग को बहुत लगता है कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी बहुत बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम अपने बिजनेस और जुनूनी थे हम काम करने में, तो परिवार को अपने समय नहीं दिए, अपने बच्चों को समय नहीं दिए। 12 साल हमारी वाइफ जो है बनारस में रही और हम लखनऊ में अपना बिजनेस करने लगे, अपना संघर्ष करते थे। बच्चे कब हुए और फिर बड़े हो गए पता नहीं। और जब बच्चों को समय देने का समय आया तो 2014 में हमारा बेटा जो बड़ा बेटा था कुंवर, उसकी डेथ हुई। वो यहाँ से दिल्ली जाता ट्रेन में ही उसका हार्ट फेल हो गया। अच्छा। और वो हमारे लाइफ का, हमें लगता है, लोग कहते हैं कि आदमी का जो है नेचर नहीं चेंज होता, लेकिन हमें लगता है कि जब ईश्वर की चोट लगती है तो आदमी का डीएनए तक चेंज हो जाता है। और जो आदमी बिल्कुल हमारा रूटीन था, मशीन की तरह लाइफ थी हमारी, कि मतलब कोई चाहने वाला या वाइफ को भी हमसे बात करना तो सोचना पड़ता था उसको कि कब बात करें या कब मिलें। वो इंसान आज ये स्थिति है कि एक बार भी हम अपने वाइफ को छोड़ कहीं जा ही नहीं पाते। या लगता है कि कितनी ये पता चला कि फैमिली क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस, और हम लोग कितना नेग्लेक्ट करते हैं उसको, उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है कभी कभी। तो ये समझ में आया और फिर लगा कि अपनी लाइफ को जो है कुछ ऐसा सार्थक काम किया जाए। तो 5 जून 2014 को घटना हुई थी और आप सोचो उस घटने को भी हमने कैसे जुनून में बदला कि 8 महीने के अंदर हमने कुंवर्स ग्लोबल स्कूल का स्थापना करके उद्घाटन कराया राजनाथ सिंह जी। तो हमें लगता है काम करने की एक हैबिट है और वही काम का जुनून जो है थोड़ा सा दुख से निकाला, भी डिप्रेशन से निकाला। नहीं, ये तो मतलब 20 साल, आई थिंक कुंवर 20 साल के थे जब ये हुआ। 20 साल। कोई हेल्थ कंडीशन थी? नहीं, बहुत स्वस्थ था, हमसे भी लंबा चौड़ा था बिल्कुल। अचानक से हार्ट फेल हुआ। उसका हार्ट फेल का कारण ये था कि उसको ट्रेन में उल्टी हुई और उल्टी सांस की नली को चोक कर दी। मतलब बहुत कम केस ऐसा होता है, डॉक्टर बताया हमें कि हजारों में एक केस होता है। तो रात में खाना खाने के गया था तो ट्रेन में लेटा तो उल्टी आई और सांस की नली को चोक कर दी। टाइम पता ही नहीं चला, टाइम ही नहीं मिला। और हम लोग को सवेरे पता चला जब हम लोग टहल के लौटे तो उसके दोस्त का फोन आया कि अंकल कुंवर उठ नहीं रहा है। हम लोग अपना पूरा जो उस समय ट्रेन में भी लोगों को नहीं पता चला सुबह नहीं, उसकी असल में जब गाजियाबाद के आगे ट्रेन बढ़ी होगी तो उसकी बॉडी जो है बर्थ से नीचे गिरी। अच्छा। तो वो जो ऊपर लड़का उसका मित्र एक सो रहा था तो एसी फर्स्ट था, तो वो कहा कि नौटंकी मत करो, वो सोचा कि नौटंकी कर रहा। हाँ। तो वो ऊपर से नीचे उतरा, तो जब हिलाया डुलाया तो फिर वो हेल्प के लिए अगल बगल के कूपे में सबके पास गया, लेकिन कोई डर के मारे हेल्प नहीं किया उसको। और एक्चुअली लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हैं इस तरह की इमरजेंसी में, कैसे फर्स्ट एड करें। फिर उसको एम्स ले गए तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड है। तो आप सोचो 11:30 बजे की ट्रेन थी और उसका टाइम ऑफ डेथ जो है 12 बजे का था, पौने 12 बजे का था। और हम लोग फादर हैं, हम लोग को पता नहीं चला। तो लाइफ इतनी अनसर्टन है कि हमारी तो सबको राय है ये कि मशीन बनने की जरूरत नहीं, इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, तो जो सफलता मिलनी अपने आप मिल जाएगी। पहले भी हम आपसे बताए ये सब ईश्वर के हाथ में है, बहुत भागने की जरूरत है नहीं। वो बिल्कुल अहम बात आपने कही कि हम करते सब चीज फैमिली के लिए। हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं फैमिली के लिए और अगर फैमिली को ही हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं और एंड में इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर हमारा सारा काम बेमाना हो जाता है। बट आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस दर्द को झेला। दर्द तो कभी खत्म नहीं होगा, जख्म तो कभी भरेंगे नहीं, बट शायद आपने उसको एक मकसद बना लिया, एक रीजन बना लिया अपने जीने का। और आज कुंवर जैसे हजारों बच्चे आपके पास हैं जो आप में आप एक फादर फिगर देखते हैं। स्कूल की भी जो बुनियाद है आपने बहुत ही डिफरेंट रखी है। आई थिंक एक तो ये रेसिडेंशियल स्कूल है और 100% पहले तो बता दें 100% चैरिटेबल है कुंवर ग्लोबल स्कूल। हम लोग अपना बैलेंस शीट मेंशन करते हैं
एनुअल बुक में। आज तक 10 रुपए भी कोई यहाँ से निकाल करके ले नहीं गया। तो लगता है कि अपनी गौशाला है, अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल हम लोग स्कूल की तरफ से उगाते हैं, जितना हो सका बच्चों को देते हैं। अगर हमारे बेस्ट फूड मिलता कभी अपने बच्चे को हम टाइम नहीं दिया, लेकिन अगर स्कूल का बच्चा हमसे अगर ये कह देता है कि आज जो है गाजर का हलवा खाने का मन है, तो होटल से शेफ आके उनके लिए बनाता है। या बेकरी का कोई आइटम उनको खाने का मन है तो वो हम बनवाते हैं उनके। एक बार हमें याद है कि बच्चे का हमने मोजा देख लिया फटा हुआ, तो हम खुद गए उसको जो है दुकान पर जा करके उसके लिए मोजा लेके आए। तो जबकि पहले हमारे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल। और लाइफ है ऐसे ही चलती रहती है। कोरोना के टाइम में भी स्कूल्स को काफी सफर करना पड़ा। एक तो नो फीस होनी चाहिए और कुछ स्कूल्स फीस भी बढ़ा रहे थे, बट आपने स्टैंड लिया कि 25% डिस्काउंट रहेगा ट्यूशन फीस पे, बाकी चीज़ों पे भी। और आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। तो आप बाकी अपने जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, या गवर्नमेंट की ऐसी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो हम देख रहे हैं कि स्कूल्स कैसे कमर्शलाइज है, स्कूल ड्रेस भी बेचनी है, जूते भी बेचने हैं, उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन करनी है, तो इस तरह की जो चीजें हो रही है जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम खराब हो रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये बहुत दुखद है और हमारा तो सबसे कहना है, बार बार कहना है कि किसी भी हालत में एजुकेशन इतना पवित्र फील्ड है कि आप एक माली बन के बच्चे को पालते हो। यहां पर कमर्शलाइजेशन का कोई स्कोप होना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन हम लोग स्कूल खोलने को सोचते हैं, सबसे पहले हम लोग भागते हैं कि फ्रेंचाइजी ले लें जी, जयपुरिया की फ्रेंचाइजी ले लें, तो पब्लिक डीपीएस की फ्रेंचाइजी ले लें, या गोयनका की फ्रेंचाइजी ले लें। भाई हमें अगर पैसा कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का भी ये वो है कि आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप खोलेंगे, ट्रस्ट पे खोलेंगे, तो आपको फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत? अगर हमें समाज सेवा करनी है तो समाज सेवा करने के लिए किसी नाम की तो जरूरत है नहीं। सीधे एक ऐड आता है, यू वांट टू अर्न मनी, ओपन अ स्कूल, टेक अ फ्रेंचाइज। तो ये रास्ता ही बहुत गलत है। और हमको लगता है कि गवर्नमेंट में भी कई जगह से लूप पोल्स हैं। जैसे हमको लगा कैम्ब्रिज स्कूल, आजकल लोग आईबी बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड, जबकि हमारे यहाँ यूपी में ऐसा कोई आज तक गवर्नमेंट का ये सिस्टम ही नहीं है कि आप एफिलिएशन ले सकते हो। ट्रू। जब आप स्कूल खोलने जाते हो तो आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, और एनओसी सिर्फ आपको मिलती है सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड के स्कूल खोलने के लिए। तो आप नए बोर्ड कैसे चला रहे हो? इस पर हमारी कई बार बात भी हुई, हमने गवर्नमेंट में भी ये बात रखा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो सब सिस्टम है, चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन हम लोग अपना क्या कर रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। हम तो अपनी हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और कोरोना में भी जो हमको हुआ 25% डिस्काउंट, आज भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्री की बात की है कि ट्रांसपोर्टेशन स्कूल में फ्री रखेंगे जी। तो जितना हो सकता है हम लोग तो स्कूल में देने के लिए खोले, स्कूल लेने के लिए नहीं खोले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक जहां तक हम स्कूल की बात करें या मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, इन सब की नींव ही इसीलिए रखी गई थी टू सर्व द मैनकाइंड, सर्विस टू द सोसाइटी था ये, रादर देन जो बिजनेस जनरेशन बन गया है। हाँ, एक हमको लगता है कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी है कि और कर लें, और ब्रांच खोल लें, और ये काम कर लें, जबकि कुछ आपको लेके साथ में जाना नहीं है, ऊपर लाद के तो ले नहीं जाओगे कभी, कोई ऐसा स्कोप भगवान ने दिया नहीं है, लेकिन ये भीड़ है अपना लगा हुआ। राइट। हाँ, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हम किसी भी सेक्टर की बात करें, एक चीज जो आप हमेशा करते हैं इन तीनों सेक्टर को अगर हम मिला के कहें तो दैट इज फिलॉन्थ्रफी। यू बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जितना आपको मिला है उससे कहीं ज्यादा आप सोसाइटी को वापस देने में बिलीव करते हैं। कुवर्स ग्लोबल की भी जहां हम बात करें, दिस इज योर प्रोजेक्ट टू सर्व बच्चे जो रूरल एरियाज के, जिनको क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आपने ये स्कूल शुरू किया। ये लैंड भी आपको एक 5 स्टार होटल के लिए मिली थी और आपने इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर लिया। सो फिलैंथ्रोपी आई थिंक इज योर कोर ऑफ ऑल द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। So please share the initiatives that you have been doing so that the youth gets motivated, your fellow businessmen get motivated in doing so. मुझे लगता है ईश्वर ने अगर आपको कोई चीज दिया है तो वो समाज के लिए दिया है। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप रखोगे तो अमृति विष हो जाएगा। वो जो पैसा आप कमाते हो, आप सोचते हो कि और रख लें, बच्चों के लिए रख लें, तो बच्चे वो खराबी होने वाले हैं या परिवार को नुकसान करने वाला है ज्यादा पैसा। तो जितना नीड है आपको, आप उससे थोड़ा ज्यादा रख लो, लेकिन बाकी जो पैसा अर्न करते हो वो आप समाज के लिए ही करते हो। और हमको लगता है कि गीता में तो कृष्ण ने कहा है कि सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के संचालन में जो मदद करता है। तो हमें लगता है कि, और ईश्वर आपको जो
आशीर्वाद देता है वो आपकी पात्रता ही दे सकता है। ईश्वर आपके अंदर पात्रता को डेवलप करता है। तो पात्रता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा अगर दे रहा है, आपके औकात से ज्यादा दे रहा है, तो ये समझना चाहिए कि वो आपके हाथ से और लोगों के लिए कराना चाहता है। आपको एक मीडियम बनाया है और जिससे और लोगों के लिए कराना चाहता है। तो ये हमको समझ में आता है ऐसा, और उसी फिलॉसफी को हम आगे लेके कैरी करते हैं। बच्चों की हम जहाँ बात करें, एक तो ये नॉर्मल एजुकेशन हुआ वो आप कर ही रहे हैं, बट ब्लाइंड बच्चों के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ब्रेल और उस तरह से, इसके बारे में अभी उत्तर प्रदेश ब्लाइंड एसोसिएशन जो है उसके मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और करीब 100 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ब्लाइंड बच्चों को। अच्छा। साथ साथ में जो है मुझे लगा कि और जो एजुकेशन का सेक्टर है, जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग के माध्यम से गरीब बच्चों को हम नर्सिंग करा सकते हैं और उनको कहीं पर जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अभी आपने रिसेंटली नर्सिंग कॉलेज शुरू किया और हमको लगता है कि करते रहना चाहिए। इस कोविड में हमें लगा बच्चों के अंदर संस्कार की कमी हो रही है, तो हमने करीब 30,000 बाल गीता जो है वो बच्चों में वितरित किया, और उसका फायदा भी मिला। कई तो पेरेंट्स तक हमें फोन करके बोले, क्योंकि आज हमें लगता है कि बच्चे तो बच्चे छोड़ दो, हम लोग हिंदू में जो है फादर तक एक श्लोक नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा। मतलब बाकी रिलीजन में हम देखें कि एटलीस्ट है कि बाइबल बच्चे पढ़ते हैं, कुरान बच्चे पढ़ते हैं। एक हमारे ही इसमें है कि हम न खुद पढ़ते हैं ना हम बच्चों को देते हैं कि भाई बचपन से गीता पढ़ो। पूरा बाजारीकरण में व्यस्त है हम लोग। बिल्कुल। दुकानदारी में व्यस्त है। मतलब पिता जो है सुबेरे देखेगा कि आज ये मोबाइल लेना है, दिन भर उसके लिए दौड़ेगा, गाड़ी के लिए दौड़ेगा, तो बच्चों के अंदर वैल्यूज हाँ, बच्चे पहले होता था आप किताब पढ़ते थे तो बच्चे भी किताब पढ़ते थे। अब आप नहीं पढ़ते और बच्चों को बोलिए पढ़ने तो बच्चे बोलते हैं आप भी मोबाइल पे लगे हुए, तो हम भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो वो एक हमें लगता है बच्चों को ये समझाना चाहिए कि इस यात्रा में जितना कुछ देना है वो इम्पोर्टेंट है। ट्रू। आने वाले और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, राइट फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी टू एजुकेशन टू रियल एस्टेट, क्या क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ने दयाल पैराडाइज हमारा हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट में था जी। उसके बाद हम लोग ने दयाल बाग करके एक रिसोर्ट बनाया है, और पूरा इको रिसोर्ट है, और हमने उसमें अपने विचार को थोड़ा इंडक्ट किया है। प्योर वेजिटेरियन है और नो अल्कोहल, क्योंकि हम खुद नहीं लेते तो हमें लगता है कुछ अपने दिल के हिसाब से काम करूं जी। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत काम। एंड आई थिंक कोरोना ने हमें सिखा भी दिया कि कैसे बैड फूड हैबिट्स, बैड ड्रिंकिंग हैबिट्स हमारे हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाती है। और फिर जो है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विभूति खंड में, गोमती नगर में जी। तो दयाल गेटवे करके, तो 5 स्टार होटल है पूरा, साथ में बैंकेट है, फूड कोर्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो। अच्छा। तो उस पर काम चल रहा है। फिर जो है एक हम लोग आई थिंक हॉस्पिटल भी आपको, हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो हम लोग का टाई अप हो गया है। हम दोनों लोग मिल करके चंदन दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस करके अच्छा 1000 बेड का हॉस्पिटल ला रहे हैं। तो वो भी एक काम है। तो इसमें खाली ये हॉस्पिटल है कि इस पे रिसर्च विंग भी रहेगा? नहीं, वो पूरा मेडिकल कॉलेज आएगा, पहले तो हॉस्पिटल आएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमारी अमर सिंह से कई बार मीटिंग हुई तो उनसे हमने एक ही बात बोला, हमने कहा भाई देखो मैं साथ में एसोसिएट तभी होऊंगा, मतलब इस बात को यकीन मानो आप। हमने बोला कि हम एक ही शर्त पर आपसे जुड़ेंगे, जब यहाँ पर आप गरीब लोगों के भी इलाज की व्यवस्था रखेंगे। एक सेक्शन जो रहेगा तो वो कहे कि मैं आप जितना तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, मुझे तो पैसा लगाना रहता तो निकालना भी रहता जी। तो हमने कहा नहीं, पैसा निकालना चाहिए, लेकिन एक बात तय रहनी चाहिए कि जो आदमी पैसे से गरीब है या मजबूर है उसका इलाज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वादा किया हमसे कि नहीं हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो अब उस पर काम चल रहा है, नक्शा लगभग फाइनल हो गया। तो अच्छा, अब शुरू हो जाएगा। आने वाले कितने टाइम में हम 2 साल में हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट देख लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजें अचीव की। जनरली एक होता है कि आप एक काम कर रहे होते हैं और उसी में आप लगातार है, जब जैसे तेंदुलकर है, क्रिकेट ही खेला, क्रिकेट में ही उसने नाम कमाया। बट आपकी अगर हम पर्सनालिटी देखें, लाइफ देखें, तो आपने बहुत सारी चीजें की और हर चीज में सक्सेस अचीव किया। तो सक्सेस का आपका क्या मंत्र है? सक्सेस का मेरा एक ही मंत्र है कि निर्भीक होना, क्योंकि लाइफ मेरे पास फिक्स है। बहुत बड़ा भी अचीवमेंट कर लिया तो क्या कर लिया, और बहुत कुछ नहीं भी किया तो क्या खो दिया, क्योंकि हमें जीना 65-70 साल है। अब इसको एंजॉय करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और मैं तो सबसे कहूंगा कि जो भी आपके पास टाइम मिला है उस पर डिसीजंस लो, बड़े से बड़ा सपना देखो, उस सपने को जीने के लिए, अचीव करने के लिए जियो। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस समय मैं कोई सपना देखता हूं, जैसे एक प्रोजेक्ट जब हाथ में लेता हूं तो मुझे उस दरमियान अगर खाने में नमक नहीं पड़ा तो पता नहीं चलता।
जब तक वो चीज पूरा ना हो जाए। True. उसी के लिए जीता हूं। तो एक सपना देखो तो पता चला 5 साल बीत गया आपका उस सपने को पूरा करते करते, तो कहीं और चीज में दिमाग नहीं जाएगा आपका और उसी में मस्त रहते हो आप कि इसको पूरा करना है, पूरा करना है। वेरी ट्रू। तो आप बिल्कुल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, और आई थिंक वो जो अर्जुन वाली बात है कि निशाने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आप तो शहर में रहते हो, आज तक हमें किसी का नहीं देखे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं देखे होगे, किसी पार्टी में नहीं देखे होगे। जल्दी हमें लगता है कि टाइम अपना काम करो, काम करने के बाद अपना घर पर। आपकी एक दिनचर्या है, दिनचर्या में आप व्यस्त रहते हैं, उसके बाद परिवार को टाइम देते हैं। लेकिन ये तय है कि दिनचर्या में हमारे यहाँ स्टाफ नहीं पहुंचता है साइट पे, उस समय मैं पहुंच जाता हूँ साइट पे आज भी। ट्रू। और अगर हमारा रात में हम घर में लेटे हैं, जैसे 10 बज रहा है और हमें अगर कोई चीज याद आ गई, तो आप 10:30 बजे हमें देखोगे साइट पर कोई नहीं है, लेकिन हम टॉर्च जला के अकेले खुद देखेंगे जाके वहां। 11 बजे 12 बजे भी अगर हमारी नींद टूट गई है, 3-4 बजे नींद खुल गई, 4 बजे, तो हमें लगता है यार बिस्तर पर लेट के क्या करूंगा, तो चले कुछ काम ही देखूं, तो पहुंच जाऊंगा मैं अपने काम में। तो ये एक हमको उसी से प्यार है, अपने काम से ही प्यार होता है। कमेंडेबल। तो जैसा आपने बताया कि सक्सेस का आपका मंत्र है कि आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, आप अपने आप के लिए कैसे आप अपने आप को हील करते हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से कल्चर को आप साथ लेके चलते हैं? अगर कुवर्स ग्लोबल की बात करें तो किस तरह से आपने अपने कल्चर, अपने संस्कार को यहाँ डाला, या दयाल बाग की बात करें तो खाने पीने से लेके किस तरह से आपने हर तरह के कल्चर को इंटैक्ट रखा है, और आपका पर्सनल मंत्र क्या है अपने आप को मोटिवेट रखने का हमेशा? पर्सनल मोटिवेशन तो अध्यात्मी है, और करीब करीब मैंने 7 बार पूरी गीता को पढ़ा। अच्छा। और लोग एक बार नहीं पढ़ते हैं। 7 बार कंप्लीट किया है। और जब भी हमारे यहाँ किसी की डेथ हुई तो परिवार में हम ही उसका काम क्रिया किए, तो वो हमारा ये नियम है कि जैसे जब हम आग वाग दिए तो 13 दिन हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है बैठा, तो 13 दिन के अंदर हम रामायण खत्म करते हैं। अच्छा। तो ये कई बार हो गया, क्योंकि नाना नानी को हम ही थे तो हम ही ने सब किया, तो उसमें या बेटे में तो हम रामायण खत्म करते हैं। और गीता को हमने 7 बार खत्म किया जी। और बहुत बड़े बड़े संतों से, कुंवर की घटना के बाद हिंदुस्तान का कोई बड़ा संत ऐसा नहीं था जो हमारे सानिध्य में ना आया। मतलब सत्यमित्रानंद जी हमारे बहुत करीब थे, अवधेशानंद जी हमें पुत्रवत मानते हैं, दलाई लामा जी के साथ हमने समय स्पेंड किया, ब्रह्म कुमारी में माउंट आबू में जाके हमने समय स्पेंड किया। तो तमाम सारे ऐसे प्रश्न थे जिसका जवाब, हमारे प्रश्नों का जवाब वो भी नहीं दे पाए। तो हमें लगता है कि जो आपको ताकत मिलती है वो तो अपने जो कल्चर है, सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ है नहीं। तो हम बस वहीं से मिलता है, अध्यात्म से। तो ये जो अध्यात्म की जो बातें हैं, ये आपने दयाल बाग में कैसे इंट्रोड्यूस किया है? नहीं, ये बताएं मैम, आपसे पूरे बिजनेस में आपको दिखाई देगा जी। क्योंकि आप देखो जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सब जगह मैंने एक चीज रखा है कि जितने स्टाफ है उसको मील मिलना चाहिए। अच्छा। वो बिना चार्ज के खाना बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला चीज है कि जैसा अन्न रहेगा वैसा मन रहेगा। तो सबके खाने की व्यवस्था, चाहे जितने भी होटल है हमारे, स्कूल है हमारा, बगीचा अभी जो हमने रेस्टोरेंट बनाया है उसको हमने शुद्ध शाकाहारी बनाया। अच्छा। हमको लगा कि जो हमारे अंदर है वो हमको कहीं पर रखना चाहिए। तो हम खुद वेजिटेरियन है या अल्कोहल हम नहीं लेते, तो उस तरह का हमने बगीचा रेस्टोरेंट में किया है। साथ ही साथ जो हमारा कल्चर है, आप जितने होटल देखोगे, होटल में हर जगह वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, 31st को होटल सज जाता है। वहां पर हमने कहा जितने भी हमारे हिंदू त्योहार हैं, जैसे मान लो तीज है या छठ है या जो भी त्योहार, होली दिवाली है, तो वो सब सेलिब्रेशन होना चाहिए। कम से कम हमारे आने वाले जनरेशन को मालूम हो कि ये त्योहार ऐसे मनाया जाता है या इस त्योहार का मतलब ये है। तो ये हमने पूरे दयाल बाग में या बगीचा जो हमने वहां बनाया है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने उसमें डाला है। तो इस तरह से शुरू किया। योर लाइफ इज अमेजिंग। आई मीन, इफ आई पर्सनली सी बाहर से, और जितना मैं आपको पर्सनली जानती हूँ या लोगों से मिली हूँ, जितने आपके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, आप कंटिन्यूअसली काम करते रहे हैं, कभी रुके नहीं है। कोई भी ट्रेजेडी भी हुई है, बड़े से बड़ी ट्रेजेडी को भी आपने ढाल लिया है अपने अंदर, उसको बसा लिया है और उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर लिया है। तो आजकल जो युवा है परेशान है, थोड़ा भटका हुआ है, डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? और अगर आपका कोई पर्सनल रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो करते हैं, या कोई वैसे हैं जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। युवाओं को तो मैसेज हम लोग देंगे, लेकिन पहले हमें लगता है एक बार जो पेरेंट्स हैं उनको मैसेज होना चाहिए बहुत कि
अपने बच्चों में समय दें, किसी भागा भागी खुद से मशीन न बने, अपने बच्चों को समय दें, उनको वैल्यूज सिखाएं और खुद भी जब खुद जैसे रहेंगे, खुद जो हमारा बिहेवियर रहेगा, बच्चे अपने आप उसको देखकर सीखते हैं। आप सिखाने की कोशिश करोगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। वो कहते हैं ना, बच्चे कच्ची मिट्टी है, आप जैसे ढाल, तो आपका खुद बर्ताव अच्छा होना चाहिए। जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो वैसा खुद बनना पड़ेगा आपको पहले। तो युवाओं के लिए मैसेज है कि निर्भीक बने, क्योंकि लाइफ फिक्स है और इस लाइफ में ओनरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। सब चीज किराएदारी है। हमारा बाल पकता है, हम रोक नहीं सकते, दांत टूटता है, आप रोक नहीं सकते। तो ये आज मान लीजिए एक पेपर है, रजिस्ट्री है कि ये बिल्डिंग हमारी, ये होटल हमारा, ये स्कूल हमारा। सच तो ये है कि ये केवल 10 साल तक हमारा है, और जिसके लिए हम सोचते हैं इस बड़ी लाइफ साइकिल में दोबारा वो मिलना नहीं आपको, न ये बीवी मिलनी है, न ये बच्चा मिलना है। तो इस बात को जिसको समझ में आ जाएगा तो उसको आप फिर एंजॉय करोगे और निर्भीक बनो आप। कोरोना में हमने ये देखा कि कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितने भी पैसे हो, लोग चले गए और लेके नहीं जा पाए और एंजॉय भी नहीं कर पाए उस टेंशन में। ऐसे ऐसे पुत्र हमने देखा जो अपने बॉडी पड़ी हुई है उसको छूने को तैयार नहीं थे फादर को। सही बात है। और ऐसे भी हमने बच्चे देखा जो अपने फादर के साथ जो है बिल्कुल उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग को भाग दौड़ में नहीं देखना है, अपना कल्चर है। और एक तो जो लगातार युवा हमारे जो देख रहे हैं सपना नौकरी के लिए, उनको नौकरी की जगह खुद काम करने की आदत डालनी चाहिए, खुद अपना कुछ खड़ा करने की हैबिट डालनी चाहिए। मतलब आप IIT कर रहे हो, जाकर के नौकरी ढूंढ रहे हो, IIM कर रहे हो, आप जाके नौकरी ढूंढ रहे हो, अरे तो एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? बिल्कुल। और आप यू आर अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डूइंग योर ओन स्टार्टअप। बिल्कुल, फ्रॉम स्टार्टअप्स टू बिकमिंग अ बिजनेस हाउस। तो नौकरी देने वाले बनो ना आप। और वो तभी बन सकते हो आप नौकरी देने वाले जब आपके अंदर डर नहीं होगा। डर नहीं होगा, बहुत सही। तो वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड योर लाइफ इज एन इंस्पायरिंग जर्नी which I'm sure a lot of people would try to imbibe.